बेटा स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की दूसरी विधि। अगली विधि बेटा है, कहता है सोडियम एल्कोक्साइड के कार्बोनिलीकरण द्वारा कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, कार्बोनिलीकरण का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के द्वारा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले तो देखें सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा अगर मैं जनरल फॉर्म में देखूं, आर सिंगल बॉन्ड ओ एन ए, ये सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला हो गया। देखो इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। देखो नाम कैसे पढ़ेंगे, सोडियम एल्किल को एल्क, ऑक्सीजन को क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया अगर बेटा हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दें, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करेगा उच्च ताप और उच्च दाब पर, तो मैं यहां लिखूंगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उच्च ताप और उच्च दाब पर रिएक्शन होगी। उच्च दाब और उच्च ताप लिखने में लाइन ज्यादा लगेगी, उसको ऐसा लिख लिया। अभिक्रिया होगी तो बनकर क्या तैयार हो, CO यहां बीच में एडजस्ट होगा, आके बना डालेगा RCOONA। अब RCOONA को नाम कैसे पढ़ेंगे, देखो सोडियम, अगर इसको ध्यान देंगे तो कार्बन R को एल्किल ग्रुप बोलते हैं, सोडियम एल्केनोएट। अब क्या होगा, कार्बन 1 है तो सोडियम मेथनोएट, कार्बन 2 है सोडियम एथेनोएट, कार्बन 3 है प्रोपेनोएट। अब बेटा सोडियम को हटाना है, अगर इस जगह पर H आ जाए एसिड बन जाएगा। तो इसको हटाने के लिए बड़ा ही सामान्य सी चीज है, हम क्या करेंगे, इस पर किसी एसिड की रिएक्शन करवा देंगे। जैसे ही किसी एसिड से रिएक्शन करवाएंगे हम इसको चेक करेंगे इस बात को, Na किससे रिएक्शन कर लेगा, Cl से। अगर NaCl से अभिक्रिया करता है तो बनाकर तैयार कर देगा सबसे पहला कंपोनेंट NaCl, और दूसरा कंपाउंड देखेंगे तो बचा क्या, सॉरी NaCl, और दूसरा कंपाउंड रिएक्शन के दौरान बनेगा RCOOH। RCOOH एसिड का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था। आप ऐसे भी सोच सकते थे, RCOO पर निगेटिव चार्ज आता है, Na पर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और HCl को अगर आयन में ब्रेक करोगे H पर प्लस चार्ज, OH पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज रहता है। हाँ, इसमें से आप ऐसा भी सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे, अगर आप चाहते तो HCl से अभिक्रिया ना करवाते हुए इस पर अभिक्रिया आप करवा लेते जल से। मैं लिखे देता हूं, अगर जल से अभिक्रिया करवाते उस समय क्या बनता। बेटा H पर प्लस आता, OH पर कैसा आता, माइनस। फिर से ध्यान दे लेना इस बात को, अगर HCl को यूज ना करते, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, उस समय क्या बनता, Na किससे अभिक्रिया करता, OH से, तो बनाकर तैयार करता NaOH। उसको मैं नहीं लिख रहा, मैं केवल अभी बता रहा कि NaOH बनाकर तैयार कर देते। H किससे जुड़ता, RCOO से, तो बनकर तैयार होता RCOOH प्लस NaOH। अभी सोचने वाली बात है, ये अम्ल बनता, यहां क्या बनता, क्षार। ये दोनों आपस में क्या करने लगते हैं, अभिक्रिया। हम अभिक्रिया नहीं करने देंगे और उस समय हम प्रेजेंस किसकी रखते, एसिड की। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि फिर से मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं, अगर आप डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन कर देते हो आपको मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप जल अपघटन कराना चाहते हो, तो अगर जल अपघटन कराना चाहते हो तो फिर आपको किसकी उपस्थिति रखनी पड़ेगी, अम्ल की। कि अभिक्रिया के दौरान अगर कोई क्षार बने तो ये वाला अम्ल उस क्षार को क्या कर सके, समाप्त कर दे। तो आप यहां पर अभिक्रिया दो प्रकार से करवा सकते हो, एक डायरेक्ट अम्ल से रिएक्शन और दूसरा अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। इस केमिकल पर दोनों अभिक्रियाएं संभव है। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल पे चेक करता हूं। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल को चेक किया जाए, मैंने एक कंपाउंड ले रखा है, देखो कौन सा कंपाउंड ले रखा है, मैंने कंपाउंड ले रखा है HONA। मैंने R की जगह पे किसको यूज कर लिया है, NaOH, HONA को। अभी सोचने वाली बात है, HONA इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को पढ़ा है, वही तो लिखा हुआ है। अभी इसकी अभिक्रिया अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं, क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में। तो बेटा बनकर क्या तैयार होगा, CO आके H के साथ पहुंच जाएगा तो बना लेंगे HCOONA। इसका नाम क्या होगा, सोडियम मेथेनोएट, या एक और नाम है सोडियम फॉर्मेट। अब हम इसका दो काम करा सकते हैं, डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन करवा के बना सकते हैं,
और यह हम जल अपघटन भी करवा सकते हैं एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो मैं अभिक्रिया कैसे लिखता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन, और दूसरा तो डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन होगा तो बेटा Na किससे विक्रिया करेगा, Cl से, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में NaCl को बनाकर तैयार करेगा। मैं सोचता हूं क्या बचेगा, HCOO और HCOOH फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। नीचे वाले पर एक और रिएक्शन हो सकती है, कब, जब प्रेजेंस केवल एसिड की हो और अभिक्रिया बेटा किससे हो, जल से। तो मैं जल लिखे देता हूं HOH। इसमें भी सेम तरीका है भैया, Na किससे अभिक्रिया करेगा, OH से, जो क्षार बनेगा उसको ये वाला अम्ल क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। आप लिख सकते हैं कि NaOH बना, लेकिन जो NaOH बचा उस बना वो HCl ने या एसिड ने उस NaOH को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, एक अगर NaOH के साथ कंबाइन करके निकल गया तो बचा क्या, HCOOH। HCOOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा जरूर है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड समाप्त हो चुका है, किसके द्वारा, अम्ल की उपस्थिति के द्वारा। एक और रिएक्शन लिखेंगे बेटा इसी में से। अगर हम R की जगह पर बेटा एक और ग्रुप लिखना चाहें CH3, तो बेटा CH3ONA, नाम पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम सोडियम है, इसका नाम है मेथेन है, इसका नाम ऑक्साइड है, सोडियम मेथ ऑक्साइड। टोटल अगर नाम मिलाकर पढ़ेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। रिएक्शन किससे होगी, CO से, और रिएक्शन CO से होती है आपको मालूम है हाई टेम्परेचर और आपको हाई प्रेशर यहां रखना पड़ता है। रिएक्शन CO बीच में सेट हो जाएगा आके बनाकर तैयार करेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, या इसका एक और नाम है IUPAC में सोडियम एथनोएट। बेटा इस पर दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन हो सकती है डायरेक्ट HCl से, इसको भी प्लस और इसको भी माइनस में तोड़ते हैं, Na पॉजिटिव चार्ज रखता है, Cl माइनस से रिएक्शन करेगा, बनाकर तैयार करेगा NaCl। मैं सोचता हूं बाकी मेरे पास क्या बचता, तो Na तो Cl के साथ चला गया, CH3COO अभिक्रिया करेगा H से और बनाकर तैयार करेगा CH3COOH। अभी चेक करेंगे कि क्या केवल डायरेक्ट एसिड से ही बना सकते थे, और भी प्रोसेस है मेरे पास। क्या प्रोसेस है कि हम इसका कौन सा अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, एसिड की प्रेजेंस में। जल अपघटन भी तो HOH से अभिक्रिया होती। अब सोचो Na प्लस चार्ज रखता है तो ये किससे अभिक्रिया करेगा, OH से, और बनाकर तैयार करेगा NaOH। मेरे पास सेकेंड कंपाउंड में चेक करता हूं क्या है, अगर NaOH के साथ चला गया तो CH3COO किसके साथ रहेगा, H, CH3COOH। ध्यान रखने वाली बात है, मैंने NaOH लिखा जरूर है, लेकिन ये NaOH एसिड के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अभी एक और रिएक्शन लिखते हैं, तकरीबन ऐसी ही रिएक्शन। कहता है एल्कोहल पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा, कहता है आप एसिड और भी बना सकते हो। एल्कोहल से एक तो एसिड मैंने बनाए थे जब इनका ऑक्सीकरण कराया था तब, और एल्कोहल पर अगर कहता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करवा दी जाए तो भी एसिड बनता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करते हैं बेटा। वैसे आपको अंदाजा एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH, ये तो एल्कोहल का फॉर्मूला रहता है। अगर R ऐसा, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ऐसा लिखा रहने दो, R सिंगल बॉन्ड OH। अगर इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवा ली जाए तो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्कोहल की रिएक्शन की गति बहुत धीमी होती है। हमें एक उत्प्रेरक यूज करना पड़ेगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा, रिएक्शन का तकरीबन अभिक्रिया का तरीका लगभग सिमिलर। कैसा, देखो CO इस बॉन्ड को तोड़ता था जो R और किसके बीच में बना था, O, वही बॉन्ड को ब्रेक करता था। आज भी वही CO जाएगा, R और O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और स्वयं बैठ जाएगा। क्या बनकर तैयार होगा, R सिंगल बॉन्ड COOH।
देखो CO यहां रखोगे, RCO ए वाला O और H, एसिड ऐसे भी बनता है। अभी चेक करते हैं कि एक ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, एक दो एग्जाम्पल भी इस पे चेक करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल चेक करूंगा, मेरे पास सबसे पहला एल्कोहल अगर देखा जाए, मेथिल एल्कोहल CH3OH। बेटा अगर रिएक्शन मैं करवाऊं इस पर, तो CH3OH पर अगर अभिक्रिया करवाई जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये सबसे पहली चीज तो बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में होने वाली है। CO यहां बैठ जाएगा आके तो बना लेगा CH3COOH। ये तो और भी रिएक्शन आसान रही। एक और चेक करेंगे, बेटा ये काहे का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किस चीज का लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वही फॉर्मूला है तकरीबन ऐसा वाला। अगर इस पे अभिक्रिया, सॉरी, क्योंकि मुझे अल्कोहल लेना है, ये भैया अभिक्रिया में काम नहीं करेगा। अल्कोहल लेके तैयार करना है, हम अल्कोहल दूसरा कर सकते हैं, C2H5OH। फिर से वही, ये O वाले और C वाले बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बनाकर तैयार करेगा C2H5COOH। हाँ, इससे एरोमेटिक एसिड भी बनाया जा सकता है। एरोमेटिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है? इसको आप जानते होंगे, फिनॉल। फिनॉल पर अभिक्रिया करवाओगे भी अगर, वो अभिक्रिया छोड़ के इसको करवा लेते हैं क्या, फिनॉल की अभिक्रिया कराओगे, बेटा CO यहां आएगा, बनकर क्या तैयार होगा, बेंजीन COOH, लेकिन प्रेजेंस रहेगा BF3A का, तो बेंजोइक एसिड बना सकते हो। तो इस प्रकार से बेटा अगर आप देखोगे, ये दो प्रोसेस है जिनसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एक और प्रोसेस है, उससे भी देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हो। तो मैं यहां देखो लिखता हूं प्रोसेस, कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। बेटा विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा क्या है? विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है COOH वाले ग्रुप को क्या करना, समाप्त करने की कोशिश करना। अगर आप कभी किसी रिएक्शन में COOH ग्रुप को खत्म कर देते हो, कैसे? अगर आप COOH ग्रुप है आपके पास और आप इससे CO2 को अलग कर दें, तो COOH वाला ग्रुप क्या हो जाता है, समाप्त। और जब COOH वाला ग्रुप समाप्त हो जाता है, तो हम ऐसी विक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। आपके पास CH3COOH था, मैंने जनरली फॉर्म में देखता हूं, अगर मैं इसको CCl4 की रिप्रेजेंस में हीट करूं, तो इसके अंदर से CO2 गैस निकल जाएगी और बनेगा क्या, मेथेन। क्योंकि COOH ग्रुप को समाप्त करके आपने मेथेन बनाया, अभिक्रिया का नाम हो गया विकार्बोक्सिलीकरण। ध्यान रखना, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है एसिड के COOH ग्रुप को क्या कर देना, समाप्त करना। अभी मेरे पास एक एसिड है, क्या है, उसको चेक करेंगे। शायद आप इसको जानते भी हो, ये कौन सा एसिड है? टमाटर में पाया जाने वाला एसिड है, जिसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। अगर हम इसको ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में हीट करें, मेरे पास अगर ग्लिसरॉल हो, उसकी प्रेजेंस में हीट करें, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है इससे COO वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग। कैसे? ये CO2 अगर अलग हो गया, बेटा बनकर क्या था, पहले तो CO2 को अलग किया, विकार्बोक्सिलीकरण हो गया। बेटा बचेगा क्या क्या, HCOOH। इसका मतलब जैसे मैंने ऑक्जेलिक एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण कराया, मुझे फॉर्मिक एसिड मिलकर तैयार हो बना, तो एसिड मैंने बना लिया। अभी चेक करेंगे एक और एसिड को, शायद आप इस एसिड को कुछ जानते हो, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड है, अगर मेलोनिक एसिड, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, COOH सीधी लाइन पर। बेटा ध्यान रखने वाली बात है, इसको विकार्बोक्सिलीकृत करने के लिए आपको ग्लिसरॉल की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्लिसरॉल केवल ऑक्जेलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण के लिए जरूरी है, इसमें ग्लिसरॉल की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा इसको भी हीट करोगे, होगा क्या,
CO2 अलग, क्योंकि वी कार्बोक्सिलीकरण करवाना है। सोचो CO2 अगर अलग, आपके पास बचा क्या क्या, CH3 और COOH, तो एसिटिक एसिड बनकर तैयार होगा CH3COOH। अभी एक और रिएक्शन चेक करेंगे, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। मेरे पास और एक एसिड है, कौन सा है, थोड़ा सा जरा ध्यान देते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। बेटा ये कौन सा एसिड था, मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड में मैंने क्या किया है, एक H हटाया और उसकी जगह पर एक CH3 को रख दिया। अभी देखो मैं पढ़ता हूं इसका नाम। बेटा अगर ये वाला ना होता भाग, तो इस वाले का नाम क्या था, मेलोनिक एसिड, और उस मेलोनिक एसिड पर कौन सा ग्रुप लगा दिया गया, मेथिल, मेथिल मेलोनिक एसिड। फिर से ध्यान रखना, ये वाला पार्ट अगर मैं छोड़ूं, ये कौन सा भाग है, मेलोनिक एसिड, और उसमें से एक ग्रुप लगा दिया मेथिल। टोटल नेम क्या हो गया, मेथिल मेलोनिक एसिड। ध्यान रखना, मेलोनिक एसिड, मेथिल मेलोनिक एसिड। यार इसको भी हीट करोगे, CO2 गैस अलग होगी, मैं तो बनाकर केवल दिखा सकता हूं इसको। क्या कहते हो, अगर CO2 गैस अलग हो जाए क्या बनकर तैयार होगा, CH3CH2। क्यों, एक H यहां तो एक H यहां भी तो है, और इसके बाद COOH, तो क्या बनकर तैयार होगा, CH3CH2COOH। बेटा क्योंकि CO2 अलग हुआ, इसको लिखने की जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख लिया माइनस के साइन के साथ CO2। तो बेटा इतनी विधियों से अभी आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या और भी प्रोसेस है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के। बेटा अगला प्रोसीजर है हमारा, कहता है कि एल्कीन तथा एल्काइन के ऑक्सीकरण द्वारा आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हो। दो चीजें ध्यान रखनी है, इसको अगर ध्यान रखोगे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऑक्सीकरण के लिए सेम रिएजेंट का इस्तेमाल करना है, K2Cr2O7 और H2SO4 का सॉल्यूशन, या KMnO4 और एसिड का सॉल्यूशन, दोनों का मिश्रण ले लोगे, ये काम करेगा ऑक्सीकरण के लिए। और ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर कोई एल्कीन है और उसका ऑक्सीकरण करवाना है, आपको केवल नवजात ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई एल्काइन है, आपको नवजात ऑक्सीजन तो चाहिए, साथ में आपको क्या चाहिए, जल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक तो ऑक्सीकरण के लिए कोई भी उत्प्रेरक यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली एल्कीन के लिए ऑक्सीकरण करने के लिए केवल क्या लगाओगे, नवजात ऑक्सीजन और एसिड बनेगा। लेकिन अगर कभी एल्काइन आ गया, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड आ गया, फिर आपको और नवजात ऑक्सीजन के साथ क्या चाहिए, जल। एक एक को चेक करेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले अगर मैं एल्कीन को लेके चलूं, सबसे फेमस एल्कीन मेरे यहां तो यही है, एथिलीन, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य। हम क्योंकि एल्कीन है, आप समझते हो ऑक्सीकरण कराएंगे तो केवल किसकी आवश्यकता होगी, नवजात ऑक्सीजन की। तो मैं अभिक्रिया में भी केवल नवजात ऑक्सीजन भी दिखा रहा। अच्छा, आप तीर के निशान के ऊपर क्या लिख सकते हो, KMnO4 प्लस H2SO4 की जगह पे H+ आयन लिख ले, सेम वर्क करेगा। बेटा अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया करवाने का तरीका, आपको 4 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए होगा। क्यों करेगा, क्या ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 O इधर देगा और बाकी के 2 O यहां रखेगा। अभी सोचो अगर 2 इसको देता है तो ये बन जाएगा HCOOH, और ये भी बनकर तैयार होगा HCOOH। HCOOH के कितने मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुए, 2 मॉलिक्यूल। मैं एल्कीन को चेंज करूंगा। मैंने इस बार बेटा एल्कीन थोड़ा सा अलग लेकर रखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस बार मुझे नवजात, और क्योंकि एल्कीन है केवल नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया में दिखाना होगा। ऊपर KMnO4 एंड H+ आयन। अब इस बार मैं 4 नहीं बल्कि 5 नवजात ऑक्सीजन लिखूंगा। कुछ सर 5 है, ये कैसे हो गया, वैसे तो 4 ही लिखना चाहिए। चेक करते हैं,
ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 O इसको मिले, 2 O इसको मिले। चेक करो इधर वाला कंपाउंड क्या बनकर तैयार हो रहा है, CH3COOH, CH3COOH। बेटा 4 ऑक्सीजन बांटे भी, एक बाकी रह गया, उसको चेक करेंगे। इसको 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, ये क्या बनकर तैयार करेगा, HCOOH। लेकिन बेटा ये 5वां ऑक्सीजन जब मिलेगा ये लेने से इनकार कर देगा, कहेगा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हम ऑक्सीजन लेने वाले नहीं। लेकिन वो 5वां ऑक्सीजन जब इसको मिलेगा तो बेटा चेक करो ये किस भाग में टूट जाएगा, CO2 में टूटेगा और साथ में क्या बनाएगा, H2O। तो हम HCOOH लिखने की जगह पर क्या लिखेंगे, CO2 प्लस H2। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मिक एसिड बना होगा लेकिन फॉर्मिक एसिड का दोबारा से ऑक्सीकरण हो गया और वो चेंज हो गया H2O और CO2 में। इसलिए मैंने कितने नवजात ऑक्सीजन यूज किए, 5, जिनमें से 3 इस वाले पार्ट को मिलने वाले थे, 2 पहले मिले, एक कहां मिला बाद में, और उसको चेंज कर दिया H2O और CO2 में। फिर से देखते हैं एक और रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा अभी चेक करो, हमें देखने से ही पता चल गया, क्या देखने से पता चल गया, इस फॉर्मूले में फॉर्मिक एसिड नहीं बनने वाला है। फॉर्मिक एसिड कब बनता, जब डबल बॉन्ड के दूसरी ओर एक कार्बन होता। डबल बॉन्ड के दूसरी ओर कितना कार्बन था, एक, फॉर्मिक एसिड बना था। डबल बॉन्ड के दूसरी ओर कार्बन कितना था, एक, फॉर्मिक एसिड बना था। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन 2 हैं, फॉर्मिक एसिड बनने वाला नहीं है। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो 4 नवजात हाइड्रोजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, 4 मोल नवजात ऑक्सीजन की जरूरत है। रिएक्शन के ऊपर आप आसानी से लिख सकते हैं KMnO4 प्लस एंड H प्लस आयन अभिक्रिया में से क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 O इसको मिला, 2 O इसको मिला। पहले चेक करते हैं वाला भाग बनाएगा क्या, CH3COOH। उधर वाला भी पार्ट क्या बनाकर तैयार करेगा, CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। अभी ये तो एल्कीन का अभिक्रिया हो गया। अभी चेक करेंगे और पढ़ेंगे कि एल्काइन कैसे अभिक्रिया करता है। तो भैया एक एल्काइन लेके चालू करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी अभिक्रिया कैसे करनी है इस चीज को चेक करते हैं। हमको चाहिए इसके ऑक्सीकरण के लिए, आपको पता होगा मैंने कहा था नवजात ऑक्सीजन के साथ क्या चाहिए, जल। तो भैया जल को लिखेंगे HOH और नवजात ऑक्सीजन साथ में रखेंगे। इसका तो एक सामान्य नियम है, 3 मोल नवजात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। और उत्प्रेरक किसको लिखेंगे, हमारे पास उत्प्रेरक फिर से वही है, क्या है, KMnO4 एंड H प्लस आयन। अभिक्रिया करने का तरीका इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है क्या, अगर मैं इस चीज को चेक करना चाहूं तो एल्काइन अगर अभिक्रिया करता है तो आपके पास HOH में एक कॉर्नर पर एक और एक तरफ क्या दे दोगे, OH। इसको समझ गए। अब दूसरी चीज समझनी है, ऑक्सीजन मेरे पास कितना बचा हुआ है, 3। तो अब देखो बैलेंसिंग अगर बनानी है, आप इस वाले पार्ट को कितने O दोगे, 1, और इस पार्ट को कितने O दोगे, नहीं समझ पाए। उधर वाला पार्ट तो 1 ऑक्सीजन और पाएगा और इधर वाला पार्ट पाएगा 2 ऑक्सीजन। बेटा बनकर क्या तैयार होगा, HCOOH। यहां भी तो बनेगा HCOOH। मतलब मैं कहना चाहता हूं फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। एक और रिएक्शन करेंगे तब ज्यादा समझ में आने वाला है। चेक करें, देखो मेरे पास एक और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, इसको नाम क्या देते हैं बेटा, कार्बन 4 है, ब्यूट। अगर मैं चेक कर, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है भैया, ट्रिपल बॉन्ड में तो C बचेगा केवल, ब्यूट 2 आइन। बेटा अभिक्रिया करवाओगे तो आपको सबसे पहले चाहिए जल और फिर चाहिए 3 मोल नवजात ऑक्सीजन। बेटा एरो के साइन के ऊपर KMnO4 एंड H प्लस आयन की प्रेजेंस। रिएक्शन को चेक करते हैं, सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर मैं इधर वाले पार्ट को H दे दूं, उधर वाले पार्ट को क्या दे दूं, OH। अभी मेरे पास कितने नवजात ऑक्सीजन, 3, उनको भी रखना है। चेक करने वाली बात है क्योंकि इधर एक O अवेलेबल है, केवल एक O2। इसके पास एक O अवेलेबल नहीं, इसको कितने O दे दो, 2।
CH3COOH, CH3COOH, 2 molecule of CH3COOH। तो इस प्रकार से आप बेटा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो। अभी एक काम कर लेते हैं, इनको लिखते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के भौतिक गुण किस प्रकार से चीजों पर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो इनको जल्दी से नोट करते हैं, भौतिक गुणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला भौतिक गुण है अवस्था। अब अवस्था में मैं चेक करूं तो डायरेक्ट अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वे सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे मैं लिख सकता हूं, कार्बन 1 टू कार्बन 9 जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी फेज पे हैं, लिक्विड। मैं अगर कार्बन 10 या इससे ऊपर के यौगिकों को देखूं, बेटा इससे ऊपर का मतलब है कार्बन 11 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन 12 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऐसा चेक करूं तो बेटा ये सारे के सारे कैसे फेज में होते हैं, सॉलिड। लेकिन कैसे सॉलिड, मोम की तरह मुलायम होते हैं। अभी आप इस बात को केवल जानते होगे, बाकी बातें तो हम लोग बाद में करेंगे। पहली चीज, अगर कभी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड बिल्कुल वीक है, कमजोर है, तो बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड अगर सबसे वीक है, सबसे कमजोर है, ऐसी सिचुएशन पे हम इस बात को जानते हैं पदार्थ गैसीय अवस्था में जाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल्स, एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, बेटा लिक्विड फेज में जाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, पदार्थ कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। अभी चेक करते हैं इसको बेटा। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर फॉर्मिक एसिड के मैं मॉलिक्यूल को बनाऊं, ये फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये फॉर्मिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के हैं, ये सब एक साथ हैं। ये बॉन्ड कहां से लगाते हो, आकर्षण बल कहां से आरोपित करते होंगे, अपने सरफेस एरिया से, यहां से बॉन्ड बनाता होगा। इस सरफेस एरिया के थ्रू वो अदर मॉलिक्यूल को क्या करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा। ये फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल। अभी चेक करते हैं, एसिटिक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल आप खुद देख रहे हैं, थोड़ा सा कैसा है, साइज में बड़ा। एसिटिक एसिड के लिए यही स्ट्रक्चर बनाया जाए, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज बेटा ये है। अभी चेक करेंगे, ये भी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स बाकी मॉलिक्यूल के साथ कहां से लगाएगा, सरफेस एरिया से, यहां से, इस क्षेत्र से लगाएगा। अभी आप बस इतनी बात देखो, फॉर्मिक एसिड का सरफेस एरिया कैसा है, कम, ये कम अट्रैक्शन फोर्स अन्य मॉलिक्यूल्स पर लगाएगा। यहां पर मॉलिक्यूल के बीच का अगर देखा जाए साइज कैसा है, बड़ा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा लगाएगा, ज्यादा। मैं तो कहता हूं इससे भी बड़ा मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अदर मॉलिक्यूल्स पर, और भी बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, वो अदर मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इससे आप ये सोचते हो, क्या समझते हो, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज उतना ही ज्यादा उसका अट्रैक्शन फोर्स। अभी एक बात समझते हैं, अगर मैं कार्बन 15 वाले की बात करूं तो कार्बन 15 वाले की बात करने पर 15 कार्बन सीधी लाइन पर अरेंज होंगे, मॉलिक्यूल का साइज कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा। अच्छा बताओ, अगर वो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो वो अट्रैक्शन फोर्स भी तो ज्यादा लगाएगा, क्यों, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और जब सरफेस एरिया ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा तो बेटा वो कौन सी स्टेज पर आएगा, ठोस अवस्था पर। लेकिन अगर मैं फॉर्मिक एसिड या अदर एसिड को देखता हूं, निम्न अणुभार वाले, कम कार्बन वाले, छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल वाले एसिड को देखता हूं, ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये अदर मॉलिक्यूल पर उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाते हैं, ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। तो कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के जो मॉलिक्यूल होते हैं साइज में ज्यादा बड़े नहीं माने जा सकते हैं, और क्योंकि साइज में ज्यादा बड़े नहीं माने जा सकते हैं, बेटा इनके सरफेस एरिया द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहता है, कम, और पदार्थ कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव। लेकिन कार्बन 10 या इससे ज्यादा के अगर मैं मॉलिक्यूल्स को देखता हूं, वहां अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा है, साइज बड़ा है।
अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो पदार्थ कौन सी अवस्था में चला गया, सॉलिड। लेकिन सॉलिड में भी बिल्कुल कठोर नहीं होते, मोम की जैसे कैसे होते हैं, मुलायम। तो अगर मुझे ये आप समझ गए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। अभी इस बात को यहां लिखाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड की अवस्था का निर्धारण कैसे हो। तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं, कहते हैं निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। अतः अन्य अणुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, अन्य अणुओं पर लगाया गया आकर्षण बल दुर्बल रहता है। अतः पदार्थ द्रव अवस्था ग्रहण करता है, परंतु उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। अतः इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल हो जाता है और ये का मतलब है उच्च अणुभार वाले। ठोस अवस्था, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोम की तरह में पाए जाते हैं। तो एक बार मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूं, क्या लिखा है। कहता है कि निम्न अणुभार वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहता है, अतः अणुओं के द्वारा लगाया गया जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो भी ज्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है और पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन उच्च अणुभार वाले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा जाए, साइज इनका बड़ा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा है और अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा रहेगा, ज्यादा। और क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, ये कैसी अवस्था में जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। तो बेटा ये हो गया अवस्था का निर्धारण। अभी आता है कि जल में घुलनशीलता को चेक करेंगे। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि जल में घुलनशीलता कैसे प्रभावित करता है।
तो मैं यहां लिखता हूं कि मेरे लिए नेक्स्ट गुण होगा जल में विलेयता। आप इसको जल में घुलनशीलता भी बोल सकते हो, सेम दोनों चीजें हैं। जल में सॉल्युबिलिटी आपको चेक करना है कि वाटर के साथ कितना ज्यादा या कितना कम सॉल्युबल रहता है। पहले इसको देख लेते हैं। देखो अभी चेक करेंगे बेटा, HCOOH में मैंने स्ट्रक्चर देख रखा है एसिड का। एसिड में अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करता हूं CH3, एक मैं एस्टिक एसिड की बात करता हूं COOH। अभी मैं चेक कर रहा हूं क्या, क्योंकि OH से कनेक्ट है, इसका मतलब OH से कनेक्ट है, इसका मतलब मैं समझता हूं कि एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एसिटिक एसिड जल में घुलनशील है। हमसे पूछेगा एसिटिक एसिड जल में घुलनशील है किस कारण से, हम बताएंगे क्योंकि उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है। इसका मतलब एसिटिक एसिड अगर जल में घुल सकता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण, क्योंकि यही ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कंपाउंड को जल में क्या करेगा, घोलेगा। अब ये हिस्सा जल में घोलेगा, लेकिन इसके बाद बेटा जो अलग वाला हिस्सा रखा है एल्किल ग्रुप, बेटा ये वाला हिस्सा ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ना ही ये जल में घुलनशीलता को स्पष्ट कर पाएगा, या मैं ऐसे कह दूं कि ये जल में घुलनशील नहीं है। मुझे दो बातें स्पष्ट मिली। पहली बात, कार्बोक्सिलिक भाग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये जल में कैसा है, घुलनशील, घुलनशील। और ये वाला भाग एल्किल भाग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, ये जल में कैसा हो गया, अघुलनशील। हाँ, कभी कभी बच्चे के मन में ये बात आ रही, सर जी हम तो जान ही नहीं पाए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा। देखो इधर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बेटा मैंने देखा क्या, O की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन करता है क्या है, हाइड्रोजन के पास बने बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज, पार्शियली का मतलब हल्का थोड़ा निगेटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन पर उतना ही कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड हाइड्रोजन की ओर से निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब मैं जल के अणु को बनाता हूं। बेटा वाटर का अगर फॉर्मूला आप लोग चेक भी करोगे, देखो कैसा फॉर्मूला होता है वाटर का, मैं चेक करूं बेटा, वाटर का फॉर्मूला H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यार यहां भी तो वही चीज है, H किससे कनेक्ट है, O से, तो O से कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो ये O भी H के बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिससे H पर कैसा चार्ज आएगा, हल्का सा पॉजिटिव, O पर कैसा आएगा, हल्का सा निगेटिव, और H पर फिर हल्का सा कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों से बॉन्ड खींच रहे, दोनों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर दोनों का मिला के निगेटिव चार्ज। अभी चेक करो, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन कैसा है, निगेटिव चार्ज। अगर आप एसिटिक एसिड को जल में डालोगे, O जल के हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्यों, माइनस चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज है, प्लस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। बेटा ये भी हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को आकर्षित करेगा, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मैं क्या देख रहा कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब एसिटिक एसिड जल में क्या है, घुलनशील। अभी चेक करो, जल में घुलनशीलता केवल इस भाग ने दिखाई है एसिड के, क्या CH3C वाले भाग ने जल में घुलनशीलता को शो किया है, नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पा रहा है। तो मेरे दिमाग में बस एक चीज बस जानी चाहिए, क्या, कि कार्बोक्सिलिक भाग जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसकी वजह से कंपाउंड जल में घुलेगा, लेकिन एल्किल ग्रुप जो है वो ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ना उसकी वजह से एसिड जल में घुलेगा। अब हम लोग अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं, इस बात को समझ गए बेटा, मैं इसको मिटाता हूं, अब अपने आर्टिकल पर आते हैं। क्या अपने आर्टिकल पर आते हैं, चेक करो, इस पर एल्किल वाला भाग छोटा है, जल में ना घुलने वाला भाग छोटा और जल में घुलने वाला भाग बड़ा। जल में घुलने वाला भाग बड़ा है, जल में ज्यादा घुल जाएगा। सोचो, आज जल में ना घुलने वाला भाग थोड़ा सा बड़ा हुआ है,
आगे चलेंगे, जल में ना घुलने वाला भाग और बड़ा हो गया। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, जल में ना घुलने वाला भाग लगातार कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर जल में ना घुलने वाला भाग बढ़ रहा है, इसका मतलब है आगे की ओर चलने पर जल में घुलनशीलता कैसी हो जाएगी, कम। नहीं कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे ऐसे आएगा कि एक नंबर आएगा लास्ट में, मैं चेक करूंगा कि धीरे धीरे एसिड की जल में घुलनशीलता कैसे होने लगती है, कम। इसको लिखेंगे कैसे, पहले चेक कर लेते हैं। क्या बताएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जल के अणुओं के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जल में कैसे है, घुलनशील। लेकिन अणुभार के लगातार बढ़ने पर एल्किल भाग की लंबाई क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जल में घुलनशीलता कैसी हो जाती है, कम। तो ये बात इसको लिखेंगे, आप इसको जल्दी से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जीपी से लिखेंगे, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन आबंध भी लिख सकते हो, बनाता है। अतः कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलनशील होते हैं। अब वो वाली बात बताएंगे अणुभार बढ़ने वाली, कि एल्किल ग्रुप की लंबाई बढ़ेगी, और क्योंकि एल्किल ग्रुप की लंबाई बढ़ेगी, घुलनशीलता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये यहां लिखना स्टार्ट करते हैं, अणुभार के बढ़ने पर, अणुभार कब बढ़ेगा, जब एल्किल ग्रुप की लंबाई बढ़ेगी। अणुभार के बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जल में विलेयता घटने लगती है। तो ये बात लिख गया। एक और चीज मैं लिख दूं यहां पे, फॉर्मूला इसी का बना दूं, जल में घुलनशीलता या विलेयता दोनों सेम चीज है। घुलनशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ध्यान रखें आप हमेशा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, उसकी जल में घुलनशीलता कैसी हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है एल्किल ग्रुप की लंबाई बढ़ने पर, और एल्किल ग्रुप तो जल में अघुलनशील भाग है, वो कंपाउंड की जल में घुलनशीलता को कम कर देगा। अभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी बची है, क्वथनांक, गलनांक, जिसे हम लोगों को पढ़ना है, तो इसको पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। आज इतना ही रखते हैं, इसको नोट कर लें आप।